सर्जरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्जरी में आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस फ्लूइड। The fluid given after 24 hours is called maintenance fluid. After 24 hours is known as maintenance fluid. अच्छा, तो इसके लिए दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा है कि उसके हम डेली फ्लूइड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो है हॉलीडे सेगार फार्मूला। हॉलीडे सेगार फार्मूला इस तरह है कि पहले 10 kg ज़ीरो से लेके 10 kg तक हम 100 ml पर kg पर डे ये फ्लूइड देंगे। फिर 10 kg से 20 kg तक 50 ml पर kg पर डे। अच्छा, और 20 kg से ऊपर जो है तो उनके लिए 20 ml पर kg पर डे। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर 10 से कम है तो वो इजी है 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर 30 है, 30 kg वेट है, तो वो 20 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्टली। 20 से अगर ये मल्टीप्लाई करे तो फिर कितना बनता है 600, तो फिर ये बहुत कम है। पहले 10, फिर हम 3 सेगमेंट में ये डिवाइड करेंगे वेट को, 3 सेगमेंट में। पहले 10 kg के लिए 1000, फिर नेक्स्ट 10 kg के लिए 500, और फिर इसके ऊपर जितने भी है तो वो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर इस कंडीशन में कितने 30 kg है, तो नेक्स्ट 10 kg हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनता है 200। तो 200, 500 और 1000 कितने 1700। ठीक है, अब ये हॉलीडे फार्मूला हम पर डे कितने फ्लूइड देने हैं तो हॉलीडे सेगार फार्मूले से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर पेशेंट की वेट है क्लिनिकल केस, a 32-year-old male is in burn condition. How much maintenance fluid is required? Should be given per day. अच्छा, having weight 60 kg, तो इसके लिए कितने मेंटेनेंस फ्लूइड चाहिए? मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए सिर्फ वेट की ज़रूरत है। 60 kg वेट है
तो 3 सेगमेंट में डिवाइड कर ले। हाँ कितने? अच्छा, पहले 10 kg के लिए हम कितने देंगे? 1000। फिर नेक्स्ट 10 kg के लिए देंगे 500 ml, ठीक है ना? और फिर 40 kg के लिए कितने देंगे? 20 से ये मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, तो 2 4 800। अच्छा, तो ये कितने बनता है? 23 ml, ठीक है, 2300 ml पर डे। तो 2300 ml फ्लूइड हम देंगे पर डे, ठीक है। अच्छा, ये हॉलीडे सेगर फार्मूला है, उस पर और क्लिनिकल केसेस आप बना सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस करें। इसकी 10 kg 3 सेगमेंट में डिवाइड कर ले, फिर ये इजी है। पहले 1000, अगर 7 kg वेट है तो कितने फ्लूइड देंगे? 7, तो 700 ml। अगर 15 kg वेट है तो 1000, और फिर 5 kg के लिए 550 से मल्टीप्लाई करें तो 250, तो 1250 बनेगा। 1000 और 5 kg के लिए वो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पे प्रैक्टिस करें तो फिर आपको याद होगा। अच्छा, दूसरा जो है वो है 4-to-1 रूल। 4-to-1 रूल इम्पोर्टेंट है पीडियाट्रिक्स में। बच्चों के लिए हम आवरली कैलकुलेट करते हैं कि हर घंटे में कितनी फ्लूइड देनी है। अच्छा, जो पेरे अच्छा, 4-to-1 रूल, 4-to-1 रूल, इसमें हम इसका कैलकुलेशन इस तरह है। कैलकुलेशन 0 से 10 kg, और फिर 10 से 20 kg, और 20 kg के ऊपर हम 0 से 10 kg तक 4 ml फ्लूइड देते हैं पर kg पर आवर, वहाँ पे पर डे है। अच्छा, इसमें फिर 2 ml पर kg पर आवर, और 1 ml पर kg पर आवर। तो इसमें हम आवरली कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों एक है। अच्छा, इसमें 4 ml पर आवर हम देते हैं, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 से मल्टीप्लाई करें 96, तो सेम है 96 और 100 क्लोजली से बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखो इसमें क्लिनिकल केस किस तरह आएगी। अच्छा, a 2-year-old child having weight 8 kg is in burn condition. How much maintenance fluid should be given per hour? कितना?
अच्छा 8 multiplied by 4 बस 32 ml पर आवर तो 32 ml पर आवर देंगे। अब पर डे कितने देंगे, तो ये 24 से मल्टीप्लाई करें और ये फार्मूला और हॉलीडे सिगार फार्मूले के थ्रू आंसर सेम आएगी। ठीक है, तो पर आवर कितने फ्लूइड देंगे 32। अगर इसमें एज हो 15 kg तो फिर पर आवर कितने देंगे 15 kg है ना। अच्छा पहले 10 kg के लिए तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 40 और बाद 5 kg के लिए कितना मल्टीप्लाई बाई 2 तो 10 तो 50 ml। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करें फिर आपको याद हो। अच्छा फ्लूइड लॉस हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है शॉक, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे शॉक। उसकी पिक्चर शॉक की कितने टाइप है, हाउ मेनी टाइप डू यू नो अबाउट शॉक, 3 के कौन सी, सेप्टिक, न्यूरोजेनिक, हेमरेजिक, एनापाइलेक्टिक। तो ये सारे के सारे शॉक आज हम पढ़ेंगे। 2 MCQs एनआरई में उससे शॉक से होंगे। अच्छा तो शॉक पहले लिखे उसकी डिफिनीशन, शॉक है क्या, a condition in which there is hypoperfusion। हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या है, कम ब्लड सप्लाई या ब्लड की वॉल्यूम कम, हाइपोपरफ्यूजन टू डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है, अगर शॉक को हम टाइम पे ट्रीट न करें तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम it can lead to death। ठीक है, अच्छा इसलिए कि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, वो रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, तो वो चलता है ऑक्सीजन की वजह से। तो फिर सेल तब काम करता है जब ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन ना हो तो फिर एटीपी कहाँ से आएगी, और एटीपी इज द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो फिर एनर्जी नहीं होगी तो काम किस तरह करेंगे। अच्छा शॉक की वजह से क्लिनिकल फीचर क्या होगी, क्लिनिकल फीचर डिजीनेस होगी, वर्टाइगो, लो बीपी, वीक पल्स, ठीक है, तो ये शॉक में होगी। फीलिंग ऑफ वर्टाइगो इज डिजीनेस, अगर इसमें सर के चक्कर हो तो वर्टाइगो। पुख्तू की पश्तो में से हम स्तर गिराबान तूरी तूरी की देते हुए
इसको डिजीनेस कहते हैं। और अच्छा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक? इस कंसेप्ट को गौर से देखें तो फिर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या है, हेमरेजिक शॉक क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक क्या है, कार्डियोजेनिक क्या है। हाँ, a condition which there is hypoperfusion to different organ or tissue. ब्लड, हाइपोपरफ्यूजन ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई होती है, तो ब्लड अगर लिखते हैं हाइपोपरफ्यूजन ऑफ ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू। अच्छा, पहले टाइप ऑफ शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक पहले टाइप क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपो का मतलब है कम, कम वॉल्यूम। तो अ कंडीशन इन विच if the shock is due to decreased volume of fluid in the body is called hypovolemic shock. It is occur due to decrease volume of fluid in the body. ठीक है, अब आप बताएं कि उसकी काजेस कौन सी हो सकती है? हाइपोवोलेमिक शॉक डायरिया की वजह से हो सकती है, यस। वोमिटिंग की वजह से हो सकती है, थर्ड डिग्री बर्न की वजह से हो सकती है, डायूरेटिक्स की वजह से हो सकती है, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक की वजह से हो सकती है। तो ये सारे के सारे काजेस किस चीज़ की है? हाइपोवोलेमिक शॉक। तो देखें काजेस, अच्छा, काजेस वो है, वो तरीक़ा है जिसमें फ्लूइड की वॉल्यूम कम होती है। तो वो पहले देखें सवियर डायरिया। तो डायरिया में फ्लूइड की लॉस होती है, डायरिया, तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक कराता है। दूसरा वोमिटिंग, वोमिटिंग की वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक होती है। और तीसरा थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न की वजह से बर्न, अच्छा, डायूरेटिक्स की वजह से। डायूरेटिक्स क्या कराता है? फ्लश एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। और पाइप डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। अगर फ्लूइड की इनटेक कम होती है तो उसकी वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकती है। हाँ, अगर डायरेक्ट ब्लड लॉस की वजह से हो जाए तो वो हेमरेजिक शॉक है, लिख ले वो। If it is, if the shock is a because of bleeding, तो फिर उसको हम हेमरेजिक शॉक कहेंगे। हेमरेजिक शॉक
अच्छा, हेमरेजिक शॉक की ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? ब्लड लॉस है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड लॉस है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हाइपोवोलेमिक शॉक की क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? क्लिनिकल पिक्चर डिजीनेस, वर्टाइगो, इसके साथ साथ लो बीपी, मसल की ब्लड सप्लाई कम हो, ऑक्सीजन कम हो तो मसल एक फटीग, अच्छा, आन पाल्पेशन, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होगी या वार्म? वाई? ब्लड इज वार्म और कोल्ड? ब्लड इज वार्म। फ्लूइड की लॉस है, फ्लूइड कम है तो एक्सट्रीमिटी कोल्ड। अच्छा, ऑन पाल्पेशन लिख ले, ऑन पाल्पेशन वीक पल्स होगी, वीक पल्स। एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटी अपर लिम और लोअर लिम को एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, एक्सट्रीमिटीज वो कोल्ड। इसमें लिख ले, ब्लड जो है वो वार्म होती है तो ब्लड या फ्लूइड कम है तो कोल्ड, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होगी। अच्छा, हाइपोवोलेमिक शॉक की ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? ट्रीटमेंट इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड नॉर्मल सलाइन और रिंगर लेक्टेट की होती है। अगर सोडियम नॉर्मल सलाइन में NaCl होता है, रिंगर लेक्टेट में NaCl, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह भी इसमें होती है। तो ट्रीटमेंट IV फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन या रिंगर लेक्टेट। अच्छा, तो ये इसकी ट्रीटमेंट है और इसकी काजेस है। अच्छा, दूसरा टाइप जो है वो है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक किसे कहते हैं? यस, हो सकती है हार्ट फेलियर की वजह से। जो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अगर वो सफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर सकते तो उसकी वजह से भी शॉक हो सकती है और उस शॉक का नाम है कार्डियोजेनिक शॉक। आपने पहले पढ़ा है, सर्जरी पढ़ा है? अच्छा, ठीक। कार्डियोजेनिक शॉक, cardiogenic shock, it's occur due to the primary failure of pumping of heart. It is occur due to heart. Cardiogenic shock की causes
लेफ्ट साइड और राइट साइड हार्ट फेल हो तो फिर भी हो सकती है। हाँ, तो काजेस पता है। अच्छा, कार्डियक टम्पोनाट पैथोलॉजी में हमने पढ़ा था, तो कार्डियक टम्पोनाट की वजह से, कार्डियक टम्पोनाट कैसे कहते हैं? यस, और का पेरिकार्डियल इफ्यूजन, अगर रिपीटली हार्ट को कंप्रेस करे, ये हार्ट है, इसके इर्द गिर्द फ्लूइड जमा हो जाए और ये हार्ट कंप्रेस करे तो कार्डियक टम्पोनाट। अगर हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड है और वो स्लोली हार्ट को कंप्रेस करता है तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और इन दोनों को हम कंबाइनली ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी कह सकते हैं। उसने हार्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया तो इसमें लिख ले ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। कार्डियक टम्पोनाट, ये हार्ट है, हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड है तो हार्ट कंप्रेस है तो हार्ट अपने फंक्शन को प्रॉपरली कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके इर्द गिर्द फ्लूइड है उस इसमें लिख लें रिपीटली कंप्रेस द हार्ट। कार्डियक टम्पोनाट रिपीटली कंप्रेस द हार्ट, ये स्लोली कंप्रेस कर देता है हार्ट को, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड कार्डियक टम्पोनाट। थर्ड, एरिथमिया, तो एरिथमिया की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है एरिथमिया। अच्छा, हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। कार्डियोजेनिक शॉक वो है जो जिसमें मसला हार्ट में हो। एरिथमिया मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन कैसे कहते हैं? इंफाक्शन का मतलब है नेक्रोसिस। अच्छा, सेल के अंदर मायोकार्डियम है, अगर मायोकार्डियम की सेल की टिश्यू की डेथ हो जाए तो उसको इंफार्क्शन कहते हैं। फिर हार्ट कंट्रैक्शन हो सकती है, हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है नहीं, तो इसका नाम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन और उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकती है। अब पाल्पेशन पे वीक पल्स होगी, पाल्पेशन पे वीक पल्स होगी, एक्सट्रीमिटी कोल्ड होगी या वार्म, फ्लूइड कम तो कोल्ड, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। अगर उसके आप आम को इस तरह करें तो वो कोल्ड होगी। हाँ, कम फ्लूइड है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट हम काज को ट्रीट करेंगे। मसला किस चीज़ की वजह से? कार्डियक टम्पोनाट की वजह से। पेरिकार्डियल तो लिख ले ट्रीटमेंट, ट्रीट द काज। अच्छा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यस। अच्छा, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की टाइप है। ये दो अलग थे, हेमरेजिक शॉक तो ब्लड लॉस, तो ये तीन अलग थे, वो तीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इनमें ये जो तीन हमने पढ़ लिया, हेमरेजिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक और तीसरा कौन? कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होंगे, कोल्ड एक्सट्रीमिटी।
डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में वार्म एक्सट्रीमिटीज़ वो हम पढ़ते हैं कि क्या उसमें वार्म एक्सट्रीमिटीज़ क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अच्छा, इसमें फ्लूइड की लॉस होती है ब्लड वेसल से, लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल बट दे आर प्रेजेंट इन द आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वार्म है तो ब्लड की लॉस तो सिर्फ ब्लड वेसल से हो गई है और उसके बाहर मौजूद है तो वार्म एक्सट्रीमिटीज़, और हाइपोवोलेमिक में तो वेसल के बाहर मौजूद नहीं है। समझ गए? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में लिख ले इन दिस कंडीशन, in this case there is leakage of fluid from blood vessels into outside अच्छा, ब्लड वेसल से फ्लूइड की लीकेज है लेकिन फिर भी आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल टिश्यू में प्रेजेंट है तो वार्म एक्सट्रीमिटीज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की टाइप्स, पहला जो है वो सेप्टिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में फ्लूइड बॉडी से लॉस होती है तो ब्लड कम होगी, ब्लड इज वार्म तो बॉडी कोल्ड होगी या वार्म, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। अच्छा, हाँ, हेमरेजिक शॉक में कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, उसमें भी ब्लड लॉस, ठीक है। और कार्डियोजेनिक शॉक में कोल्ड, क्यों? ब्लड कम आर्गन तक पहुंचेगी तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। इस कंडीशन में देयर इज लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से लीकेज हो गई और फिर भी आउटसाइड टिश्यू में वो फ्लूइड मौजूद है तो वो फ्लूइड ब्लड जो है तो वो वार्म है तो वार्म एक्सट्रीमिटीज, ठीक। सेप्टिक शॉक। और दूसरा है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक कैसे कहते हैं? हाँ, एलर्जी से हो जाए तो एनाफाइलेक्टिक शॉक। और तीसरा न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, पहले हम सेप्टिक शॉक डिस्कस करेंगे। सेप्टिक शॉक का दूसरा नाम है वेजोडाइलेटरी शॉक। इन तीनों में वेसल की डायलेशन होती है लेकिन सेप्टिक शॉक में ज़्यादा वेजोडाइलेशन होती है तो इसको इसलिए वेजोडाइलेटरी शॉक भी कह सकते हैं, वेजोडाइलेटरी शॉक। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज सेप्टिक शॉक, तो इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ distributive shock। अच्छा, it is because of sepsis, it is usually due to sepsis। अच्छा, पैथोजेनेसिस किस तरह है, तरीक़ा को देख ले। पैथोजेनेसिस, अगर
ब्लड में बैक्टीरिया आ जाए तो इसको कहते हैं बैक्टीरिसीमिया। बैक्टीरिसीमिया। ईमिया लास्ट में हो तो इसका मतलब है ब्लड, तो बैक्टीरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड बैक्टीरिसीमिया। तो इसमें लिख ले बैक्टीरिया इन द ब्लड but no damage of tissue। अच्छा, लैब की क्वेश्चन था या इनारी के था, इसमें ये एमसीक्यूज आया था सर्स SIRS। इसके बाद अगर बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया ब्लड में होता है लेकिन टिश्यू अभी तक बैक्टीरिया ने डैमेज नहीं किया। अब बैक्टीरिया ब्लड में है तो बॉडी इम्यून रिस्पांस शो करेगी, उस इम्यून रिस्पांस को सिस्टेमिक इम्यून रिस्पांस सिंड्रोम कहते हैं। सिस्टेमिक, अच्छा मैं इसके ब्रैकेट में सिस्टेमिक, हाँ इम्यून, सिस्टेमिक इम्यून रिस्पांस सिंड्रोम। सिस्टेमिक इम्यून रिस्पांस सिंड्रोम में क्या होती है? अच्छा बैक्टीरिया है, इन्फ्लेमेशन होगी तो हार्ट रेट ज़्यादा होती है, रिस्पायरेटरी रेट और टेम्परेचर, बैक्टीरिया है तो न्यूट्रोफिल आएगी और इसकी वजह से क्या होगी, फीवर, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा, इन्फ्लेमेशन होगी तो स्वेलिंग, इसको कहते हैं सर्स। हाँ इम्यून है लेकिन ये इम्यून रिस्पांस में इन्फ्लेमेशन होगी। अच्छा इन्फ्लेमेशन किस चीज़ की वजह से होगी? बैक्टीरिया आ गई है तो बैक्टीरिया के खिलाफ न्यूट्रोफिल आएगी, न्यूट्रोफिल और बैक्टीरिया की वजह से तो इन्फ्लेमेशन होगी। अच्छा सर्स के बाद होती है सेप्सिस। अच्छा सेप्सिस बैक्टीरिया in the infect tissue। अगर बैक्टीरिया की वजह से टिश्यू की इन्फेक्शन हो जाए तो उसका नाम सेप्सिस है। और ये किस चीज़ की वजह से होती है? बैक्टीरिया मुख्तलिफ केमिकल मीडिएटर रिलीज़ करती है। हाँ पहले बैक्टीरिया आ गई, उसके ख़िलाफ़ बॉडी इम्यून रिस्पांस शो करेगी। फिर अगर बैक्टीरिया ने टिश्यू को इन्फेक्ट कर दिया, टिश्यू बैक्टीरिया दो किस्म की टॉक्सिन रिलीज़ कर देते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिर्फ एक्सोटॉक्सिन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों। तो सेप्सिस कौन सी बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर होती है? ग्राम नेगेटिव। अब देखो इसमें जो केमिकल मीडिएटर, डिफरेंट केमिकल मीडिएटर आर रिलीज बाय बैक्टीरिया, केमिकल मीडिएटर एंड एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, और इसके साथ साथ एक्सोटॉक्सिन। लेकिन एंडोटॉक्सिन की वजह से 80% होती है और 20% एक्सोटॉक्सिन की वजह से। ठीक है, लाइपोपोलीसेकेराइड लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं है तो एंडोटॉक्सिन नहीं है। एंडोटॉक्सिन लाइपोपोलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लेयर में होती है। अब देखो ये सेप्सिस है, ठीक है, उसको ऊपर मैं लिखता हूँ।
मुश्किल है टॉपिक सती। अच्छा, सेप्सिस की वजह से, सेप्सिस बैक्टीरियल टॉक्सिन, इसकी वजह से अगर हाइपोपरफ्यूजन, ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्या है, एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल अगर ये टॉक्सिन टच करे, उसके अंदर स्पेस पैदा हो जाए तो फ्लूइड लीकेज होगी, तो फ्लूइड लीकेज होगी तो सेप्सिस की वजह से क्या होगी, इफ देयर इज हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन तो इसका नाम है सेप्टिक शॉक, तो सेप्सिस की वजह से फिर क्या होगी, सेप्टिक शॉक, और सेप्टिक शॉक की वजह से क्या हो सकती है, आर्गन को ब्लड की सप्लाई कम होगी तो मल्टीपल आर्गन डिस्फंक्शन, मल्टीपल आर्गन डिस्फंक्शन, अच्छा, या मल्टीपल आर्गन फेलियर, हाँ, यस, मल्टीपल आर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। अच्छा, देखो इसमें इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी, क्लिनिकल पिक्चर में ये बैक्टीरिया आ गई है तो प्योर होगी चिल इन राइगर, प्योर चिल एंड अमीर से बोता मोड के दे, प्योर चिल एंड राइगर। अच्छा, और इसके साथ साथ ये टॉक्सिन कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करती है, तो उसमें हमने लिखा था कि टॉक्सिन की वजह से भी हो सकती है, तो टॉक्सिन की वजह से वोमिटिंग, हाँ ठीक है। तीसरा, इसमें ब्रेडिकार्डिया हो गया, टेकिकार्डिया, इसमें सेप्टिक शॉक में टेकिकार्डिया, ब्लड की फ्लो कम है तो हार्ट अपना रफ्तार बढ़ाएगा, टेकिकार्डिया। अच्छा, और इसमें और क्या होगी, मेंटल कंफ्यूजन होगी, ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेन को कम मिलता है तो मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन। इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, एंटीबायोटिक, क्या, नॉरएपिनेफ्रिन, यस, और इसके साथ साथ डोपामिन दे सकते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सिर्फ अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं तो सेप्टिक शॉक तो कम होगी, लेकिन बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम कर देते हैं, और एड्रेनालिन वो सारों पे। तो इसमें लिख ले ट्रीटमेंट। अच्छा, द ओवरऑल प्रोग्नोसिस फॉर सेप्टिक शॉक इज पुअर, द ओवरऑल प्रोग्नोसिस इज पुअर, प्रोग्नोसिस का मतलब है ठीक होने की चांसेस। अच्छा देखो, तो ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड, ऑक्सीजन सप्लीमेंट, इसके साथ साथ इंट्रावेनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड, अल्बुमिन। अल्बुमिन का काम क्या है, हाँ, एडिमा प्रिवेंट करती है। फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो अल्बुमिन का काम, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, तो इसमें ब्लड की वॉल्यूम की वजह से जो प्रेशर होती है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, और अल्बुमिन ये निगेटिव प्रेशर लगाता है, खींचता है, तो वो अल्बुमिन की वजह से। अगर हम अल्बुमिन दे दे तो फ्लूइड की लीकेज कम होगी, तो थर्ड अल्बुमिन। अच्छा, और इसके लिए हम वेजोप्रेसर देंगे, वेजो
प्रेशर, वेजो प्रेशर क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस, drug of choice for septic shock is नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, डोपामिन दे सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस ये है डोपामिन। अच्छा, डोपामिन हम 3 तरीके, एक है हाई डोज में देना और मॉडरेट डोज में और लो डोज में। हाई डोज और मॉडरेट डोज, लो डोज। लो डोज पे ये किडनी को परफ्यूजन ज़्यादा कर देती है, रीनल परफ्यूजन इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज रीनल परफ्यूजन। अच्छा, हाई डोज पे ये वेजो प्रेशर है, वेजो वेसल को प्रेस कर देती है, वेसल को कंट्रैक्ट कर देती है, तो वेसल जो डायलेटेड है वो कंप्रेस होगी, तो हाई डोज पे वेजो प्रेशर है। और हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर देता है मॉडरेट डोज पे। अच्छा, और डूब्यूटामिन किस तरह काम करता है? ये पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट का क्या मतलब है? इंक्रीज हार्ट कंट्रैक्टिलिटी। अच्छा, अगर ये काम न करे तो उसके साथ हम ऐड करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इफ इट इज फेल टू वर्क देन वी ऐड। इसमें क्या है? इन्फ्लेमेशन है सेप्सिस की वजह से, स्वेलिंग है सार्स बैक्टीरिया की वजह से, तो इसके लिए फिर हम क्या देंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इफ इट इज फेल टू वर्क then we should add corticosteroid. अच्छा, और इसके साथ साथ हाई डोज एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, कौन सी? सेफ्ट्राइक्सोन। तो एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं और भी दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स सेफ्ट्राइक्सोन ब्रॉड, यस, सेप्रोफ्लैक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मसला है तो सेप्रोफ्लैक्सासिन बेस्ट है। इसके लिए सेफ्ट्राइक्सोन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। सेप्रोफ्लैक्सासिन से तो फिर लियोफ्लैक्सासिन। अच्छा, तो इसके लिए कौन सी? सेफ्ट्राइक्सोन। तो ये सेप्टिक शॉक की ट्रीटमेंट है। बस इसकी 2 टाइप है, वो इतना नहीं, 10 मिनट में वो कवर हो जाएगा। इसकी शॉक की अगर टॉपिक बीच में रह जाए तो फिर हम ये करेंगे या दूसरा। अच्छा, हमारी वो टीचर अमेरिका से ग्रेजुएट है, पीएचडी उसने अमेरिका से किया है, 2 बंदे उसके लेक्चर को सुनते, तो उसने कहा कि यार ये क्या हो रहा है मुझ पे ये। फिर हमारा एक दोस्त है तो उसने उसको तसल्ली दी कि ये सारे टीचरों से इस तरह करते हैं।
मैंने अमेरिका से ग्रेजुएट हूँ, पीएचडी उसने अमेरिका से किया और 2 बंदे उसके लेक्चर में बैठे थे, डायग्नोस्टिक टीचर, और इतना अच्छे पीपीटी वो बनाते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तानी टीचरों की तरह। हाँ अच्छा, तो सेप्टिक शॉक दूसरा क्या है? एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक shock. Anaphylactic shock, it is occur due to hypersensitivity reaction type 1, hypersensitivity reaction type 1 एलर्जी को। दूसरा बात अच्छा, ये हमारे अच्छा इसमें इस तरह है ना कि आईजीई रिलीज कर देते हैं कि जब वो मास सेल पे काम करे एफसी एप्सिलॉन अल्फा आर आई रिसेप्टर पे, तो उसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होती है, और हिस्टामिन के लिए मुख्तलिफ जगहों पे रिसेप्टर है। अगर वेसल पे वो काम करे तो उसकी वजह से वेजोडाइलेशन, ये वेसल है तो वेजोडाइलेशन एंडोथेलियल सेल में स्पेस पैदा होगी, उसकी वजह से फ्लूइड लीकेज होगी, तो इसकी वजह से क्या होगी? वेजोडाइलेशन, और ये फ्लूइड बाहर टिश्यू स्पेस में होगी आउटसाइड द ब्लड वेसल, तो एक्सट्रीमिटीज कोल्ड और वार्म। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में एक्सट्रीमिटीज वार्म होगी। बाकी 3 जो है हेमोरेजिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, कोल्ड। अच्छा, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एक्सट्रीमिटीज किस तरह होगी? वार्म। अच्छा, और इसमें हम ड्रग ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इसलिए को कि हिस्टामिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कराता है, एलर्जी में सांस के भी मसले होते हैं, तो ब्रोंकोडाइलेटर एड्रेनालिन इज द लाइफ सेविंग ड्रग, सो एड्रेनालिन। ठीक है, तो ये है एनाफाइलेक्टिक शॉक। अच्छा, तीसरा जो है वो न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें मैकेनिज्म ये है, फ्लूइड ब्लड वेसल्स के बाहर आउटसाइड टिश्यू स्पेस में होगी, तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम और ब्लड टिश्यू स्पेस में होगी तो वार्म एक्सट्रीमिटीज, सिंपल है। न्यूरोजेनिक शॉक किसे कहते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में इंजरी हो जाए और उसकी वजह से शॉक हो, तो उस शॉक का नाम है न्यूरोजेनिक शॉक। वो किस तरह होता है? देख, न्यूरोजेनिक शॉक it is occur due to injury of brain or spinal cord. Injury of there is disturbance in autonomic nervous system. इसमें लिख ले there is
disturbance in autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल कर देती है? हाँ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो न्यूरोजेनिक शॉक में इस तरह होती है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ANS, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होते हैं? डिक्रीज। अब आप बताएं, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेशन स्टेट में काम कर देती है, सिंपैथेटिक इमरजेंसी में। पार्ट एंड फ्लाइट के दौरान कौन सी काम करती है? अच्छा, तो वेसो सिंपैथेटिक वेसो डायलेशन कराता है या वेसो कंट्रैक्शन? कंट्रैक्शन, यस। और पैरासिम्पैथेटिक वेसो डायलेशन हो तो ब्लड प्रेशर कम। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है तो वेसोडाइलेशन होगी और इसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन होगी। तो इसकी वजह से क्या होगी? वेसोडाइलेशन एंड हाइपोपरफ्यूजन। वेसोडाइलेशन होगी, हाइपोपरफ्यूजन होगी। इस न्यूरोजेनिक शॉक में हम किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे? एट्रोपिन, अच्छा, वेसोप्रेसर तो दे सकते हैं, यस, और ट्रीट द काज, ठीक है। ट्रीटमेंट में वेसोप्रेसर देंगे, एंड ट्रीट, इसकी काज ट्रीट कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मैंने लिख लिया। अब देखो इसमें क्या होगी, डिजीनेस, वर्टिगो सारे शॉक में हो सकते हैं, तो मोस्टली सारों में ये क्लिनिकल पिक्चर सेम है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो? हाँ, कितने? 57 में पूरा है ना।